नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रिगेडियर आशीष पोपली। आशीष, वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। थैंक यू। हम लोग बात करेंगे एक ऐसे ट्रिप की जो कि अभी भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने लिया है, और ये है 5 नेशनल टूर कहेंगे। उसमें 3 जो देश हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने गए यहाँ से यूएई, उसके बाद वो पहुंचे वहां से नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, और फिर इटली से होते हुए वापस भारत आए। अब यूएई और इटली, इनके बीच में हमारे जो घनिष्ठ संबंध हैं, ये बहुत समय से चल रहे हैं। बहुत प्रक्रिया चलती रहती है दोनों देशों के बीच में। लेकिन जो ये बीच के जो देश थे जहां पे प्राइम मिनिस्टर गए, तो बहुत यूनिक सी बात है कि इनमें से नॉर्वे जो एक ऐसा देश है जहां 40 साल से भी ऊपर कोई भी भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो है ये इन्होंने विजिट नहीं की है। दूसरे देशों में ये गए हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ है वहां पे, क्या समझौते हुए हैं, क्या बातचीत हुई है, क्योंकि पूरा विश्व जो है एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो ये क्या कोई बहुत इंपॉर्टेंट विजिट थी, या एक ऐसे ही एक नॉर्मल विजिट थी जो आज तक होती रही है? इसके लिए इन डेप्थ बात करेंगे हम ब्रिगेडियर आशीष पोपली से। सो आशीष, बताइए हमें कि क्या है ये 3 नेशन टूर जो था, जो इन बिटवीन आया यूएई और इटली के, और क्यों गए यहाँ पे भारतीय प्राइम मिनिस्टर, और उसमें से नॉर्वे क्यों इतने सालों बाद विजिट की गई? ओके, सो हम आज बात कर रहे हैं नीदरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन की, जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी होकर के आए हैं। ये सच है कि नॉर्वे में लास्ट विजिट मिसेस इंदिरा गांधी का था 1983 में। उसके बाद से कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर नॉर्वे नहीं गया। एज फार एज स्वीडन एंड हॉलैंड इज कंसर्न और नीदरलैंड इज कंसर्न, प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने फर्स्ट टर्म में इन दोनों देश में जा चुके। अब है सवाल आपका कि व्हाई द सडन इंटरेस्ट इन 3 देशों को, क्यों? तो आज हम जो अगले तकरीबन 20-25 मिनट में बात करने वाले हैं वो बहुत बहुत डेप्थ है, बहुत डिटेल है इन तीनों नेशंस की। लेकिन मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए कॉमनैलिटीज पे चलूंगा, और एक एक देश का नाम शायद ना लूं मैं। जो एक कोई टेक्नोलॉजी की अगर बात करूंगा तो शायद वो तीनों के लिए लागू हो रही है, और जहां अलग है वो मैं अलग बता दूं। पहली चीज कि क्यों गए, मैं दर्शकों को यह समझाना चाह रहा हूं कि लिबरलाइजेशन इंडिया में 1991 से शुरू हुई जी। नरसिम्हा राव के टाइम की बात है, फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, तब से शुरू हुआ। अगर हम उस पीरियड को देखें तो इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की पहल तब से शुरू की। रोड, हाईवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, टेलीकॉम। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगले 20 एक साल में इंडिया में बना, और तकरीबन 2010-12 के बाद इंडिया ने एक और स्टेप, फेज 2 लिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। वो था कि हम थोड़ी थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें जी। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। स्पेशली जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब 2014 में आए हैं, तो मेक इन इंडिया कह लो, दूसरे और प्रोजेक्ट्स कह लो, तो आपने एक बेसिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कदम रखना शुरू किया इंडिया ने जी। जो फेज 1 के जो पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स इत्यादि, जो वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको एक और बूस्ट दी। वो एक सेकंड फेज में वो तो पहुंच गया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ऐड कर दी हमने जी। आज जब हम इंडिया को देख रहे हैं तो आपने वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो, एयरपोर्ट, रोड एक्सेट्रा, हाईवेज, एक अच्छा सक्षम मोमेंटम उसमें गेन कर लिया, और वो बनता जा रहा है जी। अगर कोई विजनरी लीडर अपने आप को देख रहा है, और अगर आप विकसित भारत 2047 का एम लेके चल रहे हैं, तो आई थिंक ये वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। ये रियलाइजेशन शायद गवर्नमेंट में और ऑपोजिशन दोनों में है कि अगर आप वही कर रहे हो जो करते रहे हो, तो रिजल्ट्स 2047 लुक्स वेरी डिफिकल्ट। मे बी इवन 2057 वुड बिकम डिफिकल्ट, बिकॉज हेडविंड्स हैं वर्ल्ड की। आपकी ईरान वॉर है, कभी कोविड है, इस तरीके की हेडविंड्स आती रहेंगी। तो आपका जो टारगेट है वो शायद वो मिस हो जाए जी। इस वक्त जो एम किया जा रहा है वो है फेज 3 ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैं अब वर्ड्स बोलने लगा हूं, हर एक को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। आई वुड रिक्वेस्ट जो ऑडियंस है उनको वो वर्ड एक एक को थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। जहां जरूरत पड़ेगी मैं कुछ और बताऊंगा। इंडिया घुसना चाह रहा है फेज 3 में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के अंदर जी। इसकी हमने बात भी की थी पिछला एक एपिसोड पूरा हमने सेमीकंडक्टर्स पे किया जी। इंडिया घुसना चाह रहा है एडवांस्ड प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग में, बहुत चीजों में, चाहे वो एयरक्राफ्ट इंजन हो, ऑटोमोटिव इंजन हो, हाई एंड मशीनरी हो, पोर्ट्स हो, इस तरीके की। हम मैरीटाइम सिस्टम्स में घुसना चाह रहे हैं। मैरीटाइम सिस्टम में इंडिया बहुत पीछे है। हमारे पोर्ट्स, कितने बड़े कार्गो शिप्स हैंडल कर सकता है, 2 पोर्ट्स अभी बन रहे हैं, कभी अंडमान की हम बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। सो देयर इज सम मोमेंटम,
बट जी हमारे पास ऑफशोर कुछ भी नहीं है। एक बॉम्बे हाई बना हुआ है, दैट इज अबाउट इट, दैट इज प्री हिस्टोरिक नाउ। अगर जी हमें ऑयल रिग्स चाहिए अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, अगर हमें डीप सी गैस एंड माइनिंग एक्सप्लोरेशन करनी है, तो उस टाइप की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। हमारे पास ऑफशोर इंजीनियरिंग में, जैसे कोस्टल बेल्ट पे आप गुजरात और इवन तमिलनाडु वगैरह में जाएं तो कोस्ट के ऊपर आपको विंड मिल्स मिलती हैं, जी लेकिन समुंदर के अंदर विंड मिल नहीं है। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको विंड मिल को हम स्टेबलाइज कर सकें टाइडल वेव्स के अंदर। जी जी रिन्यूएबल एनर्जी को नेक्स्ट फेज पे ले जाना, अब कितना सोलर और कितना ही कर लोगे, आई थिंक एक नेक्स्ट स्टेप लेना चाह रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू विंड। विंड हमारे यहाँ अभी टैप नहीं हुई है। जी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, जब मैं ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहा हूं तो आपको जैसे शिप्स आती हैं पोर्ट के ऊपर, तो दे आर स्टिल रनिंग ऑन डीजल अपने रोजमर्रा के काम करने के लिए। अगर 4 दिन रुकी जी हुई है, 3 दिन रुकी है, तो वो डीजल पे चल रही है। वेरएज ये जो कंट्रीज की आगे मैं बात करूंगा जहां प्राइम मिनिस्टर गए, तो दे हैव स्विच्ड ऑफ, नो डीजल बर्निंग देयर। इतने बड़े बड़े उनके पोर्ट्स हैं, रॉटरडैम वगैरह, वहां पर कोई शिप आकर के डीजल बर्न नहीं कर रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगे जो रिन्यूएबल है वहीं पर। So there are lots of lessons which India is trying to gain from certain countries. High-tech machinery हमारे पास नहीं है, precision machinery हमारे पास नहीं है, clean infrastructure या climate related infrastructure, इसमें हम बहुत पीछे हैं। तो इस टाइप के जो मैंने 8-10 नाम अभी दिए हैं, these are the kind of projects जो इंडिया फेज 3 ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में जब जाने की सोच रहा है, तो ये वाली चीजें उसको चाहिए। हम टेक्नोलॉजिकली इंटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देख रहे हैं। ये पहले 2 वर्ड देखने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजिकली इंटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। जो सड़क हाईवे वो अलग लेवल की कहानी है, ये आप 2 स्टेप ऊपर जा रहे हो। पावर जनरेशन के ऊपर हम बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज फॉर एनी ग्रोथ इन द नेशन आपको एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए। तो पावर जी आप, हमने इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम किया था कि कैसे आप रिन्यूएबल एनर्जी से पावर के ऊपर जा रहे हो। सो इसको और हाई लेवल पर आप ले जाना चाहते हो, तो ये जो नेशंस जिनकी हम अभी बात करेंगे, उनसे क्या क्या मिलना है वो बात करेंगे। नॉर्डिक नेशंस जो हैं, नॉर्डिक नेशंस जहां पर 3 में से 2 तो वही हैं, नॉर्वे एंड स्वीडन, इनसे हमें क्या मिलता है? ये वो देश हैं जहां पर नीश टेक्नोलॉजी है, प्रिसिशन बिल्कुल सिस्टम्स हैं, हाई वैल्यू इंजीनियरिंग है। ये शब्द नहीं है, उनके सिस्टम्स ऐसे हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे इसके ऊपर। इंडिया उस सिस्टम के अंदर प्लग इन होना चाहता है, नॉट एज ए बायर ऑफ यूरोपियन टेक्नोलॉजी। ये फर्क समझना पड़ेगा। अभी के जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उसमें कहीं भी हम बायर सेलर के मोड में नहीं है। हम चाह रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी हमारे पास आए, लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो, को डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम्स हो, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन हो। ये वर्ड्स हैं ये जितने भी मेमोरेंडम हुए हैं उसमें सब में पढ़ करके मैं बता रहा हूं, ये वर्ड्स उसमें यूज हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी, म्यूचुअल टेक्नोलॉजी अपग्रेड, कुछ हम देंगे, ज्यादा शायद उनसे लेंगे। सो ये 4 वर्ड मेरे को मिले, मैं फिर से दोहरा देता हूं। लोकल मैन्युफैक्चरिंग, को डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम्स, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन एंड म्यूचुअल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। इंडिया उनको क्या दे रहा है? उन लोगों के पास तो है, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, 50 लाख 1 करोड़ की पॉपुलेशन है। नॉर्वे इज 50 लाख, स्वीडन इज 1 करोड़। तो पॉपुलेशन बहुत कम है, स्केल नहीं है। इंडिया जी प्रोवाइड्स स्केल, इंडिया प्रोवाइड्स टेक्निकल मैन पावर। उनके पास ओल्ड एज होने की वजह से, नो चाइल्ड, लेटर मैरिज एक्सेट्रा जो यूरोप में हो रहा है, तो उनके पास वर्कफोर्स नहीं है, टेक्निकल वर्कफोर्स नहीं है। इंडिया प्रोवाइड्स दैट। इंडिया दे सी एज ए नेशन जिसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन, एक्सप्लोजन होने वाला है, तो वो ये देख रहे हैं। वो यहाँ की एक ही नेशन में डिमांड भी देख रहे हैं। एंड इन सर्टन नीश एस्पेक्ट्स, जैसे नीदरलैंड वाले हैं, उनका एक प्रोजेक्ट मैं बताऊंगा, दे आर वांटिंग टू शोकेस देयर हाई एंड टेक्नोलॉजी टू द वर्ल्ड। हम चाइना की बात करते हैं कि चाइना ने मास स्केल पे रिड्यूस कॉस्ट पे टेक्नोलॉजीज बनाई है। जी मैं अगर यहाँ पर एग्जांपल लूं शिपिंग का, जो मैं बाद में बोलने वाला था पर अभी बता दूं, जस्ट टू क्लियर दिस पॉइंट। व्हेन कंट्रीज लाइक कोरिया, चाइना, जापान, जब शिपिंग में 1970s में शिप्स बननी शुरू हुई, अच्छी वाली नई वाली शिप्स, तो नॉर्वे जैसे देश ने वो वाला रूट नहीं लिया है। उन्होंने जी उसी टाइम पर प्रिसिशन, हाई एंड टैंकर्स, टेक्नोलॉजिकली हाई एंड शिपिंग में वो चले गए। आप ये जानिए कि इतने फ्योर्ड्स हैं नॉर्वे में, जो उनकी फेरीज चलती हैं, वहां पर फेरीज इलेक्ट्रिक बेस्ड फेरी हैं पिछले 20 साल से। चाइना ने 4 आदमियों की, 6 आदमियों की ईवी अब बनाई है 6 साल पहले। वो 20 साल पहले 200 आदमियों की फेरी विद ट्रक्स लेडन ऑन देम, वो उस कैटेगरी में ऑलरेडी जा चुके हैं। सो देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम देम, दैट इज व्हाई दीज विजिट्स। और अभी मैं तीनों कंट्रीज को अलग अलग करूंगा। यहां मैं इतना बता दूं, जो 2024 में
एक एग्रीमेंट हुआ था इंडिया का, EFTA बोलते हैं उसको, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। एग्रीमेंट नहीं है, एसोसिएशन है। एग्रीमेंट का नाम है टेपा, TEPA। ये हुआ था 4 देशों के साथ, जिसमें है नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein। ये 4 अमीर देश हैं जिनके साथ इंडिया का एग्रीमेंट 2024 में हुआ, ट्रेड एग्रीमेंट। और जो 2026 इस साल के शुरुआत में जो यूरोपियन FTA हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें ये 4 को छोड़ करके बाकी यूरोप है, बाकी आ गए जी। दैट मीन्स एज वी स्पीक वी हैव कवर्ड द एंटायर यूरोप अंडर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, और फिर यूके के साथ भी हो गया। हाँ, यूके के साथ अलग हो गया। नाउ इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो यूरोप के साथ हुआ, उसमें एक कमिटमेंट है, $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट है जी। और 1 मिलियन इंडियन जॉब्स जनरेशन हमारे देश में, ये कमिटमेंट है। अब वो करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ फैक्ट्रीज लगेंगी, कुछ इंडस्ट्री लगेगी, कुछ होगा, तब जाकर के आप 100 बिलियन की बात कर रहे हैं। तो अब आप इंडिविजुअली भी बताइए कि क्या इन अलग अलग देशों के साथ अलग अलग क्या हमने गौर विचार किया, क्या देखा वहां भारतीय ने जाके। ओके, लेट्स स्टार्ट विद नॉर्वे, जहां हमने कहा कि आफ्टर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी नो वन हैज, कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां गया नहीं 1983 के बाद से। सो नॉर्वे मैंने जैसे बताया, वो 2024 के इंडिया के एग्रीमेंट विद EFTA, जिसमें 4 देशों का मैंने नाम लिया, उसके तहत हमारे साथ उनका ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी सेट है। नॉर्वे एक ऐसा देश है जिसके पास एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है और उसके पास फ्योर्ड्स हैं, जो इनलेट्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, जिसकी वजह से उनको समुंदर के ऊपर, या मैरीटाइम अगर वर्ड यूज करूं, मैरीटाइम से कोई भी चीज रिलेटेड है उसमें वो वर्ल्ड क्लास इस वक्त बैठे हुए हैं। मैं उन चीजों के नाम ले लेता हूं। ऑफशोर ऑयल रिग्स, ऑफशोर डीप सी गैस एक्सप्लोरेशन, फेरीज, शिप्स, पोर्ट्स, सब डिजिटाइज्ड है, सब हाई एंड है, वर्ल्ड क्लास है। इंडिया को नॉर्वे से ये मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर लेने की बात चल रही है। हमें विंड फार्म्स चाहिए, ऑफशोर विंड फार्म्स चाहिए, हमें ग्रीन शिपिंग चाहिए, हमें डीप सी अंडर सी एक्सप्लोरेशन की टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें पोर्ट मॉडर्नाइजेशन चाहिए, हमें ऑफशोर प्लेटफॉर्म, फ्लोटिंग गैस एंड हाइड्रोजन प्लेटफॉर्म्स चाहिए जो उनके पास हैं ऑलरेडी। नॉर्वे इज पार्ट ऑफ आर्कटिक काउंसिल। हमें, हमारा भी एक स्वालबार्ड में माद्री नाम का एक आर्कटिक स्टेशन है, वो नॉर्वे का है, नॉर्वे के साथ है, तो हमारे लिंकेजेस हैं। हमें आर्कटिक की एक्सपर्टीज चाहिए, हमें ओशंस के अंदर अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें लो कार्बन पोर्ट्स चाहिए। ये मैंने जो नाम दिए, इतनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर में नॉर्वे इज आइदर नंबर 1 और इट इज इन द टॉप फ्यू इन द वर्ल्ड। तो जब आप इनसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो इस टाइप की चीजें आप उनसे देखना चाहते हैं। और मई 2026 के एग्रीमेंट जो हुए हैं नॉर्वे में, ये सारे शब्द मैंने उसी में से निकाले। बहुत बढ़िया। ठीक है, सो व्हेन पीपल से कि ऐसे ही घूमने चले जाता है कोई, तो कोई भी व्यक्ति ऐसे ही घूमने नहीं जा रहा। दिस इज ह्यूज, वी आर लुकिंग एट द नेक्स्ट हाई लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। अब इंडिया में ऑफशोर वाली चीज क्या क्यों मैटर करती है, मैं कुछ प्रोजेक्ट्स बता देता हूं जो फिर इसमें मेंशन हो रहे हैं। हमारे पास 7,500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है। हमारे पास पूरे 7,500 किलोमीटर में कोई सैलिनिटी मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं है। जहां समुद्री पानी आ रहा है वहां सलाइन है, सॉइल, खेती नहीं हो सकती है। हमारे पास सिस्टम ही नहीं है वो वाला। हमारी एनर्जी नीड्स बढ़ रही हैं, तो हम जितना भी, और 500 गीगावाट का हमारा जो लक्ष्य है अगले कुछ सालों में, हम अभी 150 गीगावाट तक पहुंचे हैं। तो वो कितनी ही सोलर आप रूफटॉप सोलर लगा दोगे। विंड के ऊपर बहुत बड़ा फोकस प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, और वो है ऑफशोर विंड मिल्स, जो नॉर्वे को देखा जा रहा है। हमारे पास हाइड्रोजन प्लांट्स अडानी और अंबानी ने लगाने शुरू कर दिए, बट दोज आर इनलैंड। यहां बात हो रही है फ्लोटिंग हाइड्रोजन प्लांट्स, आपको लैंड भी देने की जरूरत नहीं है। ओशन की जो टाइडल वेव्स हैं, उससे एनर्जी क्रिएट करना भी इंडिया में नहीं घुसा है, अगेन नॉर्वे। मुंबई कोस्टल ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है प्रोजेक्ट्स में, कोच्चि में फेरीज की बात हो रही है, अंडमान में लॉजिस्टिक्स, एंड जो हमने पोर्ट की एक बात की थी, जो कंट्रोवर्शियल सपोर्ट बन गया कई लोगों की नजर में, तो अगेन नॉर्वे की टेक्नोलॉजी वहां यूज होनी है। आज की तारीख में नॉर्वे के साथ हमारा टोटल बिजनेस 1 से 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स है। बहुत कम है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अब इंक्रीज होने की कगार पे है। और फाइनली मैं बात करना चाहता हूं, नॉर्वे के पास एक सॉवरेन वेल्थ फंड है,
जो आज स्टैंड करता है $1.5 ट्रिलियन, यानी ओह। 1500 बिलियन डॉलर। ये उनका एक फंड है, एक ही फंड की बात कर रहा हूं। ये उन्होंने नॉर्थ सी का जो ऑयल निकाल निकाल के जो बेचा है उसको इकट्ठा किया है, एंड अनलाइक अदर कंट्रीज उन्होंने उस पैसे को गंवाया नहीं है, उन्होंने उसको एक ट्रस्ट की तरह रख दिया है। एंड इंटरेस्टिंग बात कि उन्होंने अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए रखा है, और वो कहते हैं कि हम सिर्फ 3% इसका जो वैल्यू फंड वैल्यू है पर ईयर खर्च करेंगे अपने ऊपर, बाकी सारा इन्वेस्टेड है स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, दूसरे देशों में। नथिंग इज इन्वेस्टेड इन नॉर्वे इटसेल्फ। ये भी उनका बाय रूल है कि हम दुनिया में इन्वेस्ट करेंगे। एंड हियर कम्स इंडिया। जब आप बात कर रहे हैं इतनी हाई एंड टेक्नोलॉजीज को यहां लाने की, और आप बात कर रहे हैं म्यूचुअल करने की, आई टोल्ड यू अर्लियर कि हम बायर की मोड में नहीं जा रहे हैं, हम म्यूचुअल डेवलपमेंट के मोड में जा रहे हैं। तो वो इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में, चाहे वो पोर्ट डेवलपमेंट हो, ग्रीन टेक्नोलॉजीज हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो दे आर एज सच लुकिंग फॉर प्लेसेस टू इन्वेस्ट विद $1.5 ट्रिलियन इन हैंड। ठीक है, सो सॉवरेन वेल्थ फंड, या उसको उनकी कोलोकियल उसमें ऑयल फंड भी बोलते हैं वो लोग। सो दिस इज द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर लुकिंग एट फ्रॉम नॉर्वे। नाउ लेट मी कम टू स्वीडन। आज की तारीख में उनसे ट्रेड हमारा 6 से 7 बिलियन यूएस डॉलर का है, और जो अभी जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें इसको 5 साल में डबल करने की बात हुई है। सो दैट मीन्स यू आर लुकिंग एट 12 to 15 बिलियन डॉलर 5 साल में। अब उनसे क्या चाहिए? उनसे हमारे को डिफेंस कोऑपरेशन एक बहुत बड़ा यूज हो रहा है। इंटरेस्टिंगली हम जब आर्मी में थे तो हम यूज करते हैं, उनका एक सिस्टम है कार्ल गुस्ताव RL 84 मिलीमीटर, ये वेपन सिस्टम है, उसको हम इंपोर्ट ही करते थे। आज झज्जर हरियाणा में दुनिया की पहली कार्ल गुस्ताव की आउटसाइड स्वीडन फैक्ट्री लग रही है। 2024 में फैक्ट्री बनना शुरू हो गई और अब वो खत्म होने की कगार पे है, झज्जर हरियाणा, जहां पर कार्ल गुस्ताव M4 माइक 4 पूरा सिस्टम मैन्युफैक्चर हो रहा है, असेंबली नहीं हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, और यहीं से वो दुनिया में एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। सो ऑलरेडी स्वीडन के साथ लिंकेजेस, अदर देन हमारे स्वीडन के साथ जो बिजनेस लिंकेजेस हैं ऑफ हैंड जो याद आते हैं, आइकिया, एरिक्सन, एशियन बोवेरी ब्राउन, ABB, इस तरीके के हमारे ऑलरेडी उनके साथ हैं। बट कार्ल गुस्ताव का एक, क्योंकि हम आर्मी से लिंक्ड है तो ये बता दूं। देन इज एयरक्राफ्ट, उनकी कंपनी है SAAB, SAAB, उनसे बात हो रही है। ठीक है, सो डिफेंस कोऑपरेशन इज वन। टेलीकॉम, दे आर वेरी हाई एंड इन टेलीकॉम। अगर हमने, जैसे मैंने बताया, एरिक्सन इज वन ऑफ देयर कंपनीज। देन दे हैव ए EV इकोसिस्टम। इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बिल्कुल हाई स्पीड घुसना चाह रहा है, उनसे बहुत कुछ हमारे लिंकेजेस बन रहे हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन, ये उनसे लेने की बातें हो रही। और एक इसमें आएगा जिसको मैं बाद में बताऊं, वो है एक प्रोजेक्ट वीनस, इसरो का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वीनस पे जाने का, तो इसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे। तो यहां ये बात हुई थोड़ी स्वीडन के साथ। सो डिफेंस कोऑपरेशन वाज अ ह्यूज थिंग इन दिस। नेक्स्ट इज नीदरलैंड, अनदर इंटरेस्टिंग प्लेस। इनके साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो रही है, जो अभी मई 26 में साइन हुआ। इनसे हम क्या देख रहे हैं? हमारा लास्ट एपिसोड था सेमीकंडक्टर्स के ऊपर, जिसमें मैंने बोला था कि उसमें एक वर्टिकल है लिथोग्राफिक मशीन्स का, जो आप फैब्रिकेशन करते हो चिप की, और बहुत महंगा सिस्टम है। इस वर्टिकल में शायद इंडिया नहीं जाएगा, बट हाउ रॉन्ग आई वाज जस्ट 3 weeks back that India is now looking at or already signed agreements, जो उनकी कंपनी है ASML, जो वर्ल्ड लीडर है। दे आर द वंस हु मैन्युफैक्चर दीज मशीन्स। और मैंने कॉस्ट बताई थी, एक मशीन की कॉस्ट है $200 मिलियन के ऊपर की कॉस्ट है, और एक मशीन में 1 लाख से ज्यादा मूविंग पार्ट्स होते हैं। इवन अमेरिका नहीं सोचता इसको लगाने की। इंडिया इज प्लानिंग, और ऑलरेडी एग्रीमेंट में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ASML जॉइंटली ये मशीन्स इंडिया में लेके आ रहे हैं। सो इंडिया इस फैब्रिकेशन वर्टिकल ऑफ सेमीकंडक्टर में भी घुस रहा है। ह्यूज, दिस इज ह्यूज। That's huge. देन इज वाटर मैनेजमेंट एंड फ्लड कंट्रोल। हमें सबको पता है नीदरलैंड का जो लैंड का जो लेवल है वो समुद्र से 3 से 7 मीटर नीचे है। अगर ऐसा है तो सारा समुद्र उसके अंदर होना चाहिए, पर वो नहीं, समुद्र को उन्होंने रोक रखा है डाइक्स बना के, और उनकी हाई एंड टेक्नोलॉजी है कैसे उन्होंने उस पानी को रोका हुआ है। वो सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट, और इसके ऊपर मैं थोड़ा और डेवलप करूंगा आगे एक प्रोजेक्ट का नाम लेकर के, और फ्लड कंट्रोल, ये इंडिया उनसे लेना चाहता है। पर्टिकुलर हमारी जो इतनी लंबी कोस्ट लाइन है, और हम जहां जहां इस पे बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड हैं, और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट, उसकी बात करेंगे। देन नीदरलैंड से हम देख रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन, अगेन जैसे नॉर्वे का था, कॉमनैलिटी है। पोर्ट्स, शिपिंग,
मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स, अगेन नॉर्वे और स्वीडन का, ये कॉमनैलिटीज हैं। तो मेरे अब तीनों देशों के बारे में मैंने बात की, तो कॉमन क्या निकला? मैरीटाइम फीचर्स जो हैं जिसमें इंडिया लैग कर रहा है, सडनली द फोकस इज इंडियन नेवी, इंडियन कमर्शियल शिप बिल्डिंग, शिपयार्ड्स, पोर्ट्स। अगर आप देखो पिछले 6-8 साल में द फोकस इज शिफ्टिंग फ्रॉम हिमालयाज टू द पेनिसुलर इंडिया, एंड राइटली सो। द ग्रोथ इंजन इज हियर नाउ, एंड द जियोपॉलिटिक्स जो है वो इंडियन ओशन और पेनिसुलर इंडिया की है। इसमें आपने जैसे को नाम दिया था मिशन वीनस, इस तरह के और भी कुछ है इंटरेस्टिंग मिशंस, और क्या है ये मिशन वीनस भी, क्या है इसके ऊपर जरा बताइए। ओके, तो दो प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। एक है स्वीडन के साथ जो मिशन वीनस है, इसका नाम है, जो इंडिया ने नाम दिया है वो है शुक्रयान, बिकॉज वीनस को शुक्र ग्रह बोला जाता है, तो शुक्रयान। इसमें स्वीडन की वीनस के ऊपर ऑलरेडी R&D हो रखी है और उनके पास काफी डेटा है। दे हैव स्टडीड वीनस थ्रू देयर स्पेस प्रोग्राम, तो वो एक स्टेप आगे है। लेकिन वीनस पर कोई गया नहीं है अभी तक, कोई देश नहीं गया। इंडिया प्लान कर रहा है टू स्टडी थ्रू स्पेसशिप्स कि वीनस जाएं, और एक कोलैबोरेशन में स्वीडन के साथ हम ये शुक्रयान नाम का प्रोजेक्ट चला रहे हैं, और 2028 में वेरी सून हम इसको करने का अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम स्वीडन और इंडिया की कोलैबोरेशन चल रही है। सो दैट इज वन। द अदर प्रोजेक्ट जो मैं बात करना चाहता हूं वो है प्रोजेक्ट कल्प सरोवर। सो उसमें देयर इज अ प्लेस कॉल्ड गल्फ ऑफ खंबत। ये गुजरात का लोअर पोर्शन, एंड इट गोज, द सी एंटर्स टुवर्ड्स अहमदाबाद, एंड राइट साइड में भरूच डिस्ट्रिक्ट है और लेफ्ट साइड में भावनगर डिस्ट्रिक्ट है। जी जी। अगर भरूच से भावनगर आज की तारीख में जाना हो तो 250 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन अगर मैं समुद्र में कुछ रास्ता बना दूं तो 30, 40, 50 किलोमीटर में मैं पहुंच सकता हूं। सो इटर्नल लेक। अब यहां प्लान क्या होता है? 60 किलोमीटर का दुनिया का सबसे बड़ा डैम, लंबाई में 60 किलोमीटर डैम इन गल्फ ऑफ खंबत। वाई? इस गल्फ ऑफ खंबत में छोटे बड़े, बड़े 4 और छोटे 6 दरिया इसमें ड्रेन होते हैं, फ्रेश वाटर रिवर हैं। बड़े बड़े रिवर के नाम ले लूं, साबरमती, नर्मदा, तापी, डड्डर, माही, ऐसे टोटल 10 हैं ये। 10 रिवर का पानी आपका कंटिन्यूसली राउंड द ईयर फ्लो कर रहा है गल्फ ऑफ खंबत में, और वो सलाइन बन रहा है, समुद्र में जा रहा है। अरेबियन सी का पार्ट है गल्फ ऑफ खंबत। लेकिन अगर उस मैप में अगर आप जब बनाएंगे गल्फ ऑफ खंबत में, अगर एक मैं दीवार बनाता हूं, एक डैम बना देता हूं, तो अपर पोर्शन में, नदर्न पोर्शन में जो एक पेनिसुलर पोर्शन बन जाता है, गुजरात का एक गल्फ है जो, वो एक लेक बन जाती है। और अगर मैं ये डैम बना दूं और सैलिनिटी हटा दूं उस पानी में से, उस लेक के पानी से, तो सिर्फ 10 रिवर का फ्रेश वाटर आ रहा है। इट बिकम्स ए फ्रेश वाटर लेक। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सारी जो कोस्टल सैलिनिटी है उस एरिया की, वो खत्म की जा सकती है, और वो सारा एरिया जो आज एग्रीकल्चर से महरूम है, वो एग्रीकल्चर नेटवर्क में आ सकता है। पॉइंट नंबर 4, गल्फ ऑफ खंबत बिकॉज ऑफ इट्स ले ऑफ ग्राउंड जैसे हम बोलते हैं, वो गल्फ की वजह से वहां पे हाई टाइडल वेव्स हैं। लेकिन जब आप एक बैरियर बना देते हो तो उस लेक वाले पोर्शन में टाइडल जो इफेक्ट है वो रिड्यूस होता है। उसमें आप कई हजार फ्लोटिंग विंड मिल्स लगा सकते हो। So this is the project which has been signed with the Netherlands. इसकी DPR ऑलरेडी इंडिया में बन चुकी है, लेकिन ये टेक्नोलॉजिकली हमारे बस से बाहर है। ओके, सो इन दिस विजिट प्राइम मिनिस्टर हैड गॉन, एक पर्टिकुलर डैम को उन्होंने विजिट किया था उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ, जो मीडिया में दिखाया गया कि वहां गए, और उसके ऊपर यहाँ कुछ कमेंट भी आए थे कि डैम पे घूमने गए। उस डैम का नाम है अफसला ओडिक। उसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ऑकवर्ड है, मैं थोड़ा गलत भी हो सकता हूं, मैंने कोशिश की। अफसला ओडिक डैम। उसकी कहानी क्या है? जो मैंने अभी गल्फ ऑफ खंबत में 60 किलोमीटर के बैरियर की बात की है, डैम की बात की है, वहां पर उन्होंने अपने लो लाइंग एरिया में उन्होंने 32 किलोमीटर का ये डैम ऑलरेडी बनाया हुआ है, और उन्होंने समुद्र को नॉर्थ में कर दिया, और जो साउथ वाला उनका लैंड की तरफ पोर्शन है वो एक पूरी लेक है, उसकी प्रोनाउंसिएशन मेरे से नहीं हो सकती, वो फ्रेश वाटर लेक बनी है। सो द टेक्नोलॉजी ऑफ कंट्रोलिंग टाइडल वेव्स, क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ ए बैरियर इन द सी। आप इमेजिन करो, डैम बना रहे हो सी में, मतलब कितनी डेप्थ होगी, क्या टेक्नोलॉजी होगी, अलग लेवल की बात हो रही है। जो हॉलैंड ने, नीदरलैंड ने बनाया है 32 किलोमीटर का, उनकी उसके ऊपर 4 लेन हाईवे भी है। सो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी दे आर क्रॉसिंग दैट चैनल, मतलब,
और लेफ्ट साइड में उनके सी है, राइट साइड में फ्रेश वाटर लेक बना दी उन्होंने नेचुरल। वही गल्फ ऑफ खंबत में प्लान है कि उसके ऊपर जो डैम बनेगा हमारा भरूच से भावनगर डिस्ट्रिक्ट का, ये 60 किलोमीटर के ऊपर आपकी रोड भी होगी, कम्युनिकेशन भी होगा। सो जो डिस्टेंस 240 किलोमीटर का था वो 40, 50, 60 किलोमीटर का रह जाएगा। अब आपने थोड़ी मोड़ी बात तो की थी कि भाई भारत से उनको क्या फायदा हो सकता है, लेकिन विस्तार में आपने जो बताया हमें वहां से हमें क्या मिल रहा है, तो अब विस्तार में बता सकते हैं कि उनको हमसे क्या मिल रहा है, ये जो 3 देश हैं हमसे क्यों इस तरह के समझौते कर रहे हैं, उनको इसमें क्या फायदा है? या बहुत जरूरी है। उनके पास 1.5 ट्रिलियन डॉलर है एक देश के पास, किसी के पास कोई टेक्नोलॉजी है, हमें क्यों? वाई इंटरेस्ट इन इंडिया? इंडिया इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो क्यों एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं इतनी हाई एंड कहानी को लेकर के? तो मैं कुछ चीजें रटल आउट करने वाला हूं जो कॉमन है उन तीनों देशों के लिए। पहला, मैसिव कंज्यूमर बेस इंडिया के अंदर। जी जी। सेकंड, स्लो ग्रोथ ऑफ यूरोप, जिसके ऊपर वो लोग डिपेंड कर रहे थे पिछले 50 साल से। यूरोप की अपनी ग्रोथ स्लो है, तो उनका अपना जो पैसा जो इन्वेस्ट होता है वो रिटर्न उतने नहीं आ रहे हैं उनको। ओवर डिपेंडेंस ऑन चाइना, ये एस्टैब्लिश हो गया कोविड और अभी ईरान वाले फियास्को में भी, जब सप्लाई चेन्स फंस गई हैं। सो दे आर लुकिंग एट समवन एल्स। चाइना प्लस वन वर्ड यूज हो जाता है जिसमें इंडिया इंक्लूड हो जाता है, या वो वैसे भी एक स्टेबल देश जहां पर एक मैसिव कंज्यूमर बेस है, कोई वो देश जो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन दिखा रहा है, उसकी जीडीपी पिछले 10 साल में डबल हो गई है, पर कैपिटा जीडीपी डबल हो गई है, बहुत नहीं है लेकिन फिर भी डबल हुई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नेक्स्ट लेवल पे आने लग गया है और उनसे वो चीजें डिमांड कर रहा है, जिसकी राइजिंग एनर्जी डिमांड है और उनको दिखता है कि हाँ ये हम अपनी टेक्नोलॉजी यहां डाल सकते हैं। वो लोग बड़े फोकस्ड हैं ग्रीन वर्ड पे, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन पोर्ट्स एक्सेट्रा, एंड इंडिया ने सडनली इस वर्ड को अडॉप्ट कर लिया कि ओके जो हम लेंगे वो ग्रीन वाला लेंगे, और हम भी ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं। सो ये बहुत मैच हो रहा है उनके साथ। मैरीटाइम एंड शिपिंग इंटरेस्ट, दे आर एक्सपर्ट्स, एंड हियर इज अ कंट्री जो कह रही है कि हम आपके साथ कोड डेवलप करना चाहते हैं उन चीजों को, एंड वी हैव द फिस्कल बैंडविड्थ कि हम आपके साथ बैठ करके उसको डेवलप कर सकते हैं। उनको सॉवरेन वेल्थ फंड, अगर मैं नॉर्वे की बात करूं तो उनके पास इतना रिजर्व है उस पैसे का कि उनको इन्वेस्ट करने के लिए न्यू लोकेशंस चाहिए, एंड दे आर फाइंडिंग इंडिया एज ए सूटेबल लोकेशन एज ऑफ नाउ। उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। मैंने चाइना का वर्ड यूज कर दिया। सो ये एक बार बार जितनी रिसर्च करो ये बहुत आ रहा है कि दे आर नाउ लुकिंग एट समथिंग एल्स। तो मैंने एक 4 एस्पेक्ट्स में बोलने वाला हूं, उसको ओल्ड मॉडल और न्यू मॉडल ले रहा हूं इन तीनों कंट्री का, कॉमन है उन तीनों के लिए। सो 4 एस्पेक्ट्स बात करते हैं। पहला, यूरोप और चाइना की ऊपर हैवी डिपेंडेंस थी उनकी, ये ओल्ड मॉडल में। नाउ दे आर लुकिंग टू डाइवर्सिफाई, सो इंडिया फिट्स इन। एक वर्ड था पिछले कई 2 दशकों में चल रहा था, ग्लोबलाइजेशन। अब सडनली दे आर लुकिंग एट ट्रस्टेड पार्टनर्स, इंडिया फिट्स इन। अर्लियर दे वर लुकिंग एट चीप मास मैन्युफैक्चरिंग, चाइना फिट होता था उसमें। अब वो उस वर्ड से हट गए हैं, वो देख रहे हैं रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, तो चाइना प्लस वन, इंडिया फिर फिट होता है उसमें। पहले पिछले 30-40 साल में वो लोग फॉसिल एनर्जी के ऊपर फोकस था, अब वो रिन्यूएबल एनर्जी में आ गए, ग्रीन एनर्जी में आ गए, जिसमें इंडिया फिट इन हो रहा है। तो ये 4 एस्पेक्ट हैं जहां पर उनकी जो मेंटल और साइकोलॉजिकल जो रिक्वायरमेंट्स हैं किसी नेशन में, जहां वो बिग मनी इन्वेस्ट करें या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, ये चारों एस्पेक्ट में इंडिया फिट हो रहा है। एंड दैट इज वाई द एग्रीमेंट्स, एंड दैट इज वाई अ होस्ट ऑफ एग्रीमेंट्स इस 3 देशों के विजिट में, और बिग टिकट कहानी हो रही है। तो ये रीजन है उनके। तो आपने बहुत ही सटीक तरीके से बताया, क्योंकि अभी तक जो था भारत का जो पूरा फोकस था ये था ग्रीन इकोनॉमी की तरफ, मतलब कि खेती बाड़ी फार्म की तरफ हमारा था। अब हम लोग जो है वो ब्लू इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आपने बताया कि पूरा ये मैरीटाइम और उसके साथ जो हमारी इकोनॉमी जुड़ी हुई है, चाहे वो शिपिंग हो, चाहे वो वहां से क्लीन एनर्जी हो, और जो जिस तरह से आपने सरोवर की जो बात की वो बहुत ही यूनिक है। और फिर नीश टेक्नोलॉजी, और ये मैं बहुत समय से इसके ऊपर आर्टिकल लिखता आ रहा था कि भारत को जो है नीश टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, तो कुछ अगर काम जो है, जॉब्स जो है वो जाएंगे तो नए पैदा हो रहे हैं, क्रिएट होने। नीश टेक्नोलॉजी जो है यही पैदा करेगी, और यही भारत की इकोनॉमी को 30 या 40 ट्रिलियन, जो कि हमने 2047 का एम रखा हुआ है, उस तक लेके जाएगी। सो ये मजाक मजाक में कह देना कि अरे घूमने गए थे, 5 कंट्री होके आ गए वगैरह वगैरह, ये राजनीति के लिए ठीक है, लेकिन
देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूर था जिसमें भारत की प्रोग्रेस के लिए और मेनली कोस्टल, क्योंकि जो काफी क्षेत्र जो है वहां पे इग्नोर हो जाते थे बिकॉज ऑफ उनके पास फार्म नहीं था, या जैसे आपने बताया कि वहाँ खेती बाड़ी नहीं हो सकती है, तो उनकी प्रोग्रेस के लिए था। और क्लीन एनर्जी, जिसको हमने इस समय ग्रीन एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी, जिस वर्ड को हमने पकड़ लिया, क्योंकि सबका मिशन वही है, हम जीरो एमिशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिख रहा है। और जो आपने लिथोग्राफिक मशीन्स के बारे में बताया, वो तो मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बिल्कुल एक नया आयाम आ जाएगा भारत की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में उससे। आप आने वाले समय में वर्ल्ड लीडर की बात सोच रहे हैं होंगे कि नहीं पता नहीं इस एस्पेक्ट में, सेमीकंडक्टर में, बट आप 2-3 वर्टिकल में लीडरशिप रोल देखना चाह रहे हैं अपना। जब आप कोशिश करेंगे तभी होएगा। अगर आप कहेंगे नहीं, सब तो बेकार है, हम तो केवल वही करते रहेंगे, जो आपने भी कहा था कि अगर आप वही करते रहेंगे तो रिजल्ट भी वही आता रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। तो ये नई कोशिश है, नए तरीके हैं, और इनको नए तरीकों को नए युग में अपनाना ही पड़ेगा। और इसमें मैं उनकी सराहना करना चाहूंगा भारतीय सरकार का, कि वो एक कदम ले रहे हैं, वो कदम उठा रहे हैं, और उसमें हमें उनका सहयोग करना है, क्योंकि उसमें भारतीय जो जवान जो पीढ़ी है, जो उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ेगी और उनका एक वर्ल्ड व्यू जो है वो इंक्रीज होगा। तो थैंक यू सो मच आशीष, एक बार फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे जो कि जटिल था, उसको आपने सिंप्लीफाई करके बताया। आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आएगा। आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और लोग इसके बारे में बहुत बातें करते हैं, तो हम उनसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें बताइए कि आप ब्रिगेडियर आशीष भोपली से और किन टॉपिक्स पे बात करना चाहेंगे, उनको किस पे सुनना चाहेंगे, या किसी और हमारे जो गेस्ट आते रहते हैं उनसे किस पे बात करना चाहेंगे। तो थैंक यू सो मच, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।